इस बार अपनी पत्नी से प्यार का इजहार करने से पहले जो पहली चीज मैंने की वह थी उससे पूरी तरह दूरी बना लेना। पिछली जिंदगी में हम एक दूसरे को जिंदगी भर तड़पाते रहे, जब तक कि 80 साल की उम्र में हमारी मौत नहीं हो गई। बिस्तर पर पड़ी धुंधली सांसें लेती मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि उसकी अस्थियों का कलश आंगन में लगे गूलर पर्पल विस्टेरिया के फूल के पौधे के नीचे दबा दिया जाए। बच्चों ने आह भरकर कहा कि दादा दादी सचमुच बहुत रोमांटिक हैं, लेकिन सिर्फ मेरा दिल दर्द से जम गया था, क्योंकि मेरी पत्नी का पहला प्यार यानी स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का उसी विस्टेरिया के पेड़ के नीचे उससे प्यार का इजहार करने आया था। दुर्भाग्य से बोर्ड परीक्षा वाले साल उसके घर में आफत आ गई और मुझ जैसे एक रातों रात अमीर बने आदमी ने उसका हाथ थाम लिया। मैंने उससे प्यार किया, पूरी जिंदगी उसकी चापलूसी की, लेकिन उसे मुझसे इतनी नफरत थी कि वह मेरे साथ दफनाए जाना भी नहीं चाहती थी। अगर जिंदगी दोबारा शुरू हो सकती तो मैं कभी उसका गुलाम नहीं बनता। किसे पता था कि आंखें खोलते ही मैं सचमुच बोर्ड परीक्षा से 3 महीने पहले के समय में लौट आऊंगा। मेरी यादों में हमेशा घमंडी और ठंडी रहने वाली सु चिंगलुओ अचानक चेहरा लाल करके मेरी तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, तो अब तुम्हें मेरी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मुझे ये समझने में कई घंटे लग गए कि मैं सचमुच 80 साल के बूढ़े से 18 साल का एक मजबूत जवान लड़का बन चुका हूँ। कई साल पहले गुजर चुके मेरे अमीर पिता प्रिंटेड शर्ट और गले में मोटी सोने की चेन पहने मेरे साथ खाने की मेज पर बैठे थे। बेटा, बगल वाले सु सर के साथ क्या हुआ, तुम्हें पता है? मैंने होश में आते ही अनजाने में सिर हिला दिया। 18 साल की उम्र के इस पड़ाव पर बोर्ड परीक्षा से ठीक 3 महीने पहले मेरे ससुर पर उनकी ही कक्षा की एक छात्रा ने तंग करने और गर्भवती करने का झूठा आरोप लगा दिया था। असल में उस छात्रा का एक बाहर का गुंडा बॉयफ्रेंड था। गर्भवती होने का पता चलने पर वह अपने परिवार से सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सकी, इसलिए उसने जल्दबाजी में ये कहानी गढ़ी ताकि वह मेरे ससुर से पैसे ऐंठ सके। लेकिन एक शिक्षक के लिए यह उनके करियर और सम्मान पर कभी न मिटने वाला दाग था। इन दिनों स्कूल में सुचिंग लुओं को भी बेहद बदनामी और तनाव सहना पड़ रहा था। मेरे पिता ने मुझे सिर हिलाते देखा तो हंसकर बोले, अरे बेवकूफ, तुझे क्या पता होगा। मेरी गर्दन एकदम अकड़ गई, लगा जैसे राज खुल ही गया हो। शुक्र है पिताजी ने ध्यान नहीं दिया और गर्व से आगे की बात बताने लगे। ये सब उनकी सुनी सुनाई बातें थी। बात बस इतनी थी कि व्यापार के सिलसिले में बाहर रहते हुए उन्होंने उस छात्रा और उसके गुंडे बॉयफ्रेंड को एक बार में मजाक उड़ाते हुए पकड़ लिया था। उन्होंने तुरंत अपने आदमियों को भेजकर उन दोनों को ऐसा सबक सिखाया कि उनकी हालत खराब हो गई। मेरे पिता और उनके आदमियों का कड़ा शरीर देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वे कोई कानूनी कारोबार चलाते हैं। वे तो गुंडों से भी बड़े गुंडे लगते थे। उस लड़के में जरा भी हिम्मत नहीं थी। उसने तुरंत सारा सच उगल दिया। बस तभी से सुपरिवार पर हमारा एक बड़ा एहसान हो गया। मेरे पिता ने अपने गंजे सिर पर हाथ फेरा और आंखें मटकाते हुए बोले, पड़ोसी होने के नाते एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। अगर वे सच में शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो अपनी बेटी चिंगलुओं से कहें कि वो हमारे नालायक बेटे को थोड़ा पढ़ा दिया करे। उस समय मैं स्कूल की सबसे खूबसूरत और पढ़ाई में तेज लड़की सु चिंगलुओं पर फिदा था। ये सुनते ही मैं खुशी से उछल पड़ा था। फिर मैंने सु चिंगलुओं का पीछा करना शुरू कर दिया और उसके और स्कूल के उस पॉपुलर लड़के के रिश्ते को हर तरह से खराब करने की कोशिश की। सु चिंगलुओ मुझसे बेहद नफरत करती थी, लेकिन उस एहसान के कारण वह मुझे मना नहीं कर पाती थी। वह जब भी मेरे साथ होती, उसका चेहरा हमेशा उतरा रहता था। यहाँ तक कि हमारी शादी के बाद भी इसमें कोई खास बदलाव नहीं आया। पहले मुझे इस बात की परवाह नहीं थी। मुझे लगता था कि अगर मैं सच्चा और जुनूनी रहूंगा तो एक न एक दिन उसके दिल की बर्फ पिघल ही जाएगी। लेकिन मैं गलत था। अब मैं थक चुका हूँ। दरवाजे की घंटी बजी और मुझे पता था कि ससुर जी सु चिंगलों को लेकर धन्यवाद देने आए हैं। मुझे लगा था कि मैंने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया है, लेकिन अचानक 18 साल की सु चिंगलों को देखकर मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं और तेज तेज धड़कने लगी। मौसम धीरे धीरे गर्म हो रहा था। सु चिंगलों ने एक छोटे चौकोर गले वाली लंबी फ्रॉक पहनी हुई थी और बालों की एक साफ सुथरी ऊंची पो बांधी हुई थी। वह मासूमियत के साथ साथ थोड़ी शांत और घमंडी भी लग रही थी।
एक विद्वान परिवार से ताल्लुक रखने के कारण उसका मिजाज और अंदाज सबसे अलग था। खैर, इसमें कोई ताज्जुब की बात भी नहीं है कि वो पूरा दिन मुझे देखकर मुंह बनाती थी और मुझे गंवार व बचकाना कहकर डांटती थी। लेकिन उसे देखते ही मैं अपना गुस्सा भूल गया। नहीं, ये नहीं चलेगा। मत भूलो कि तुमने क्या कहा था। एक नया मौका मिलने पर मैं पुरानी गलतियां बिल्कुल नहीं दोहराऊंगा और उसके पीछे पीछे घूमने वाला चाटुकार नहीं बनूंगा। अचानक मेरी पीठ पर एक जोर का थप्पड़ पड़ा। मुंह का खाना गले में ही अटक गया और मैं घोंटते घोंटते बचा। उल्लू के पट्टे, बेवकूफों की तरह क्या खड़ा है? जल्दी उठकर स्वागत क्यों नहीं करता? ससुर जी ने अपना चश्मा थोड़ा ठीक किया और जल्दी से कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी तो मैं सोचूं कि सुचिंगलो और सास जी मेरे परिवार को पसंद क्यों नहीं करती थी। जरा उनका शालीन और सभ्य अंदाज तो देखो, और एक तरफ मेरे पिताजी का ये भालू जैसा रूप देखो। शिष्टाचार के नाते मैं फिर भी उठा और ससुर जी के हाथ से फलों की टोकरी ले ली, लेकिन मैंने जानबूझकर सुचिंगलो पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह थोड़ी हैरान लगी और उसने मुझे कई बार मुड़कर देखा। बैठने के बाद अभी कुछ ही देर बातचीत हुई थी कि मेरे पिताजी ने पिछले जन्म वाली वही बात दोहरा दी। सुचिंगलो को कहो कि इसे ट्यूशन पढ़ाए। सुचिंगलो पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन पिछले जन्म में शायद मेरे पीछे पड़े रहने की वजह से वो परेशान थी, या फिर अपने पहले प्यार यानी स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के से अलग होने के कारण उसका मूड खराब था। बोर्ड परीक्षा में उसका प्रदर्शन थोड़ा बिगड़ गया था। इस वजह से उसका एडमिशन क्यू यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया, जो उसकी जिंदगी के सबसे बड़े पछतावों में से एक बन गया। इसलिए इससे पहले कि ससुर जी हाँ में सिर हिलाते, मैंने तुरंत मना कर दिया। मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। 3 हैरान निगाहें एक साथ मेरे चेहरे पर आ टिकीं। ससुर जी ने फिर चश्मा ठीक किया और समझाने लगे, हे चांग के नंबरों को वाकई सुधारने की जरूरत है। अब जमाना बदल गया है। अच्छे भविष्य वाली सभी कंपनियां हाईटेक सेक्टर की तरफ बढ़ रही हैं, जिन्हें ज्ञान और संस्कृति की जरूरत है। क्या मुझे ये बात नहीं पता होगी? मेरी भविष्य की स्मार्ट रोबोटिक्स इंडस्ट्री ने ही तो सु ग्रुप को एक नैन वेले अमीर की छोटी सी कंपनी से उठाकर देश की टॉप 10 कंपनियों में शामिल किया था। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। लगता है सु परिवार के पास व्यापार करने का ये दिमाग जन्मजात ही था। सु चिंगलो तो उस ग्रुप की चीफ टेक्नोलॉजी एडवाइजर भी थी। मेरे पिताजी के पास ससुर जी जितना सब्र नहीं था। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकाली और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। बेवकूफ लड़के, क्या यहाँ तेरे बोलने की जगह है? लेकिन मैं उनसे डरने वाला नहीं था। मुझे ट्यूशन पढ़ाने से सु चिंगलो की अपनी पढ़ाई का नुकसान होगा। क्या आप लोगों ने एक बार भी सोचा कि वह ये करना चाहती है या नहीं? पापा, हमने सु अंकल की जो मदद की वह पड़ोसियों का रिश्ता निभाने के लिए थी। हमें इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। मेरे पिताजी ने तुरंत अपनी गर्दन घुमाई और सु चिंगलो की तरफ देखकर जबरदस्ती मुस्कुराए। उनका वह घुटनों पर बैठकर पैर छूने वाला अंदाज बिल्कुल मेरे जैसा ही था। लगता है अपनी पत्नी से डरना और उसे मक्खन लगाना भी हमारे खानदानी खून में ही शामिल है। लेकिन अफसोस, आपका इस तरह मुस्कुराना भी काम नहीं आएगा, क्योंकि सु चिंगलो तो खुद ही मना करने के लिए तड़प रही होगी। मैं तैयार हूँ। अंकल, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी है। अगर अगले महीने मुझे कंपटीशन में पहला इनाम मिल जाता है तो मुझे सीधे क्यू यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। देखा ना, मैंने कहा था ना कि वो तैयार नहीं होगी। क्या? मैं तो पूरी तरह से दंग रह गया। वह मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए तैयार है, ये कैसे संभव है? मेरे पिताजी का चेहरा खुशी से खिल उठा और ससुर जी ने भी राहत की सांस लेते हुए कहा, बहुत बढ़िया। पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और छात्रों को भी ऐसा ही करना चाहिए। सु चिंगलुओं ने गहरी नजर से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्हें इस तरह आपस में घुलते मिलते देखकर मैंने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, नहीं नहीं, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मेरे पिता फिर से अपनी आस्तीन चढ़ाते, अपने सिर को उनकी मार से बचाने के लिए मैंने जल्दी से सफाई दी। दरअसल मेरे अंक भी बहुत अच्छे आते हैं। मैं तो बस पहले बगावत दिखाने के लिए जानबूझकर कम नंबर लाता था। मैंने अपने सिर के उड़े हुए पीले बालों को सहेजा। सच कह रहा हूँ, अब से मैं अपनी असली काबिलियत दिखाऊंगा। मेरे पिताजी को जाहिर तौर पर भरोसा नहीं हुआ। उन्हें लगा कि मैं फिर से डींगे हाँक रहा हूँ। हालांकि मेरी हर एक बात सच थी।
पिछली जिंदगी में अपनी पत्नी की तुलना में खुद को देखकर मुझे बहुत पछतावा हुआ था कि मैंने सिर्फ एक डिप्लोमा ही हासिल किया। बाहर के लोग कहते थे कि मेरा सूट चिंगलुओं से विवाह करना किसी मेंढक को हंस की परी मिलने जैसा है। यहाँ तक कि लोग ये भी कहते थे कि सु ग्रुप का इतना बड़ा बनना सु चिंगलुओं की वजह से ही संभव हुआ है, जो मुख्य तकनीकी सलाहकार के रूप में अपनी कंपनी के लिए काम कर रही थी। अगर उसे कोई और कंपनी ले जाती तो हे चांग की बारी कभी नहीं आती। इसलिए पिछली जिंदगी में मैं ज्ञान और तकनीक के महत्व को अच्छी तरह समझ गया था। मैंने लगातार ट्यूटर रखकर जी तोड़ मेहनत की थी ताकि मेरी पत्नी के पास मुझसे बात करने के लिए कोई विषय हो, वरना भले ही मैं हजारों या लाखों के ब्रांडेड बैग और जेवर खरीद लाता, मुझे बदले में सिर्फ उसकी ठंडी आवाज में यही सुनने को मिलता, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है। और वो अक्सर ये कहकर चली जाती, ये तकनीकी बातें तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी, फिर अपने काम में लग जाती। इसके अलावा मेरे पोते पोतियों की पढ़ाई लिखाई भी तो मैंने ही संभाली थी। अब दोबारा स्कूल लौटकर मुझे किसी बात का डर नहीं था। पापा, अगले महीने मॉक टेस्ट है ना? जब नतीजे आएंगे तो आप सबको पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मेरे पिता ने मजाक उड़ाते हुए ठहाका लगाया। बोर्ड परीक्षा में बस 3 महीने बचे हैं, तेरे पास बर्बाद करने के लिए और कितने मौके बचे हैं? जब चिंगलुओ खुद मान गई है तो बेमतलब की बातें मत कर। सु चिंगलुओ ने मुझे एक गहरी नजर से देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। हे अंकल, शायद हे चांग थोड़ा शर्मा रहा है। ट्यूशन की बात तय रही, मैं वक्त निकालकर उसे पढ़ा दूंगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। उसकी इस एक बात ने मेरे पिता को इतना खुश कर दिया कि वे हाथ मलने लगे और उसकी बुद्धिमानी और समझदारी की तारीफ करने लगे। सु परिवार के माता पिता को विदा करने के बाद मेरे पिता का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उन्होंने मुझे चेतावनी दी, सीधे साधे रहना, कोई नौटंकी मत करना, वरना तेरी माँ के टूर से वापस आते ही हम दोनों मिलकर तेरी धुनाई करेंगे। अपनी माँ का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। मुझमें विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। मैंने ऊपर से हाँ कह दिया, लेकिन मन ही मन सु चिंगलुओ से दूर रहने का फैसला किया। वैसे भी जैसे ही मॉक टेस्ट का रिजल्ट आएगा, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वैसे भी सु चिंगलुओ का इस समय अपने क्रश और स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। वे इजहारे मोहब्बत के बेहद करीब है। उस वक्त उसके पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ होगा। अगले दिन मैंने बाल रंगवाने और नए कपड़े खरीदने के लिए सुबह की छुट्टी ले ली। 50 साल बाद वापस आने पर मुझे खुद इस पुराने अवतार से घिन आ रही थी। सिर पर पीले बाल, बेढंगे रंग बिरंगे कपड़े, और मैं सोचता था कि मैं कितना कूल और हैंडसम हूँ। कोई ताज्जुब नहीं कि लड़कियां मुझे पसंद नहीं करती थी। दोपहर में जब मैं क्लास में दाखिल हुआ तो शोर मचाती हुई कक्षा में अचानक सन्नाटा छा गया। वे जाने पहचाने मासूम चेहरे, फटी आंखों से एकटक मुझे घूर रहे थे। क्या है चांग ने छुट्टी लेकर प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है? तेरी तो, क्या ये सच में इतना हैंडसम है? वाह, उसने अपने बाल काले रंगवा लिए हैं, और ये कपड़े शायद सी ब्रांड के नए कलेक्शन से हैं ना, कम से कम 10,000 से ऊपर के होंगे। हे चांग पहली बार सी ब्रांड के कपड़े नहीं पहन रहा है। पहले तो वो इन्हें बहुत ही बुरे तरीके से स्टाइल करता था। आज की तरह इतना कूल और स्मार्ट कभी नहीं लगा। हाँ, बिल्कुल, अगर वो हमेशा ऐसा ही रहे ना तो मैं मान सकती हूँ। अपनी सीट तक जाते जाते ये बातें मेरे कानों में लगातार पड़ती रहीं। अगर पहले का समय होता तो मैं अब तक हवा में उड़ने लगता और उन सब की तरफ देखकर एक अजीब सी शेखी बघारने वाली मुस्कान दे देता। लेकिन अब मुझे ये सब लोग बस बहुत भोले और प्यारे लग रहे थे। अरे, क्या वो अभी थोड़ा सा मुस्कुराया? वो इतना हैंडसम कैसे लग रहा है? मेरे कंधों पर कुछ हाथ आकर टिक गए। मैंने मुड़कर देखा तो वो मेरे पुराने जिगरी दोस्त थे। चांग भाई, क्या तेरा मिजाज बदल गया है? पहले तो तू कहता था कि तुझे ऐसे सीधे साधे गोरेचिट्टे लड़के सबसे ज्यादा नापसंद है। मैंने जैसे ही अपनी किताब उठाई, मेरी बाहों की मांसपेशियां साफ झलकने लगी। अरे बाप रे, बड़े भाई पर किसी भूत का साया आ गया है। वो तो पढ़ाई करने लगा। मैंने पीछे मुड़कर अपने एक दोस्त को कोहनी मारी और उनके इस शोरशराबे को बंद करवाया। अगर तुमने मुझे क्यू यूनिवर्सिटी की तैयारी करने से रोका तो तुम सब खत्म हो। वे सब कुछ सेकंड के लिए शांत हुए और फिर जोर जोर से हंसने लगे। हवा में मजाक उड़ाने का माहौल बन गया। ओहो, जरा सुनो तो, मुझे क्यू यूनिवर्सिटी जाने से मत रोको, तीसरे नंबर वाले दोस्त ने कहा। बड़े भाई,
हम जानते हैं कि तुम सू छिंगलुओं को पसंद करते हो, लेकिन स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को पटाने के लिए पढ़ाई का नाटक करने की क्या जरूरत है? ये तो बहुत बड़ा बलिदान हो गया। मेरा चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और मैंने बात करने वाले दोस्त को घूर कर देखा। मैं सू छिंगलुओं को पसंद नहीं करता। आगे से मेरे सामने उसका नाम कोई मत लेना। मेरे गंभीर तेवर देखकर वे सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सिर्फ वही नहीं, मेरी आवाज थोड़ी तेज थी, इसलिए आसपास के बहुत से छात्रों ने भी ये सुन लिया था। ठीक उसी समय दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। सू छिंगलुओं ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और जल्द ही क्लास की आखिरी पंक्ति में बैठे मुझे देख लिया। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे च्यांग, छुट्टी के बाद मेरा इंतजार करना। हमारे घर चलने की बात तय हुई थी ना। ये बात किसी तालाब में बम फेंकने जैसी थी, जिसने एक पल में तहलका मचा दिया। सू छिंगलुओं का क्या था, वो तो अपनी बात बोलकर बिना मेरा जवाब सुने आराम से चली गई। तीसरा दोस्त मेरा कंधा जोर जोर से हिलाने लगा। तेरे और सू छिंगलुओं के बीच ऐसा क्या हो गया जो हमें नहीं पता? अरे कुछ तो बोल। मैंने जल्दी से सफाई दी। उसने बस मेरे पापा से वादा किया था कि वो मुझे ट्यूशन पढ़ाएगी। किसे पता था कि वो आधी अधूरी बात बोलकर सबको गलतफहमी में डाल देगी। लेकिन उन दोस्तों को मेरी बात पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। वे दुखी आंखों से मुझे घूरते रहे। अच्छा बेटा, तो इसीलिए आज इतने सजधज कराए थे और अचानक से पढ़ाई की बातें करने लगे ताकि स्कूल की परी को खुश कर सको। सही कहा। शाम की सेल्फ स्टडी 9 बजे खत्म होती है। घर पहुंचकर कौन सी पढ़ाई होगी? सीधे बिस्तर पर ही तो जाओगे ना? अब तो सब खत्म हो गया। मैं चाहे कितनी भी सफाई देता, सबकी नजरें मेरे लिए बदल चुकी थी। रात को मैंने चुपके से निकल भागने की कोशिश की, लेकिन सू छिंगलुओं ने मुझे पार्किंग में ही घेर लिया। मेरी साइकिल की चैन खराब हो गई है, मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने उससे पूछा, साइकिल कहाँ है? मैं ठीक कर सकता हूँ। सू छिंगलुओं के चेहरे पर एक पल के लिए खिंचाव आया, फिर वो सीधे आकर मेरी बाइक की पिछली सीट पर बैठ गई। मैं थक गई हूँ, मुझे साइकिल नहीं चलानी। आते जाते छात्र जानबूझकर अपनी चाल धीमी करके बड़ी दिलचस्पी से हमें देखने लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो भी इस तरह ढीठ बन सकती है। ये तो अक्सर मेरा तरीका हुआ करता था। आखिर वो एक लड़की थी, मैं उसे जबरदस्ती नीचे तो नहीं धकेल सकता था। अभी मैंने गाड़ी थोड़ी ही आगे बढ़ाई थी कि मेरी कमर को दोनों तरफ से 2 हाथों ने हल्के से थाम लिया। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और बाइक का हैंडल बुरी तरह से लहरा गया। गाड़ी रास्ते के किनारे लगे डिवाइडर से टकराते टकराते बची। सू छिंगलुओ, तुम ये क्या कर रही हो? पीछे से एक बेपरवाह और हल्की सी हंसी सुनाई दी। तुम इतने तेज गाड़ी चलाओगे तो गिर जाने के डर से पकड़ूंगी ही ना। मैं एक बार फिर हैरान रह गया। वो मुझसे मजाक भी करने लगी थी? क्या उसे तो वो पुरानी बातें नहीं कहनी चाहिए थीं, जैसे तुम्हें समझाना बेकार है, मुझे सफाई नहीं देनी, या फिर मेरे मामलों से दूर रहो? इतना ही नहीं, रात को उसने वाकई मुझे पूरे 1 घंटे सब्र के साथ पढ़ाया। अफसोस कि मेरे दिमाग में एक शब्द भी नहीं गया। मेरा सारा ध्यान तो उसकी दुबली गोरी उंगलियों पर था जो लिख रही थी, और उसके उन लाल होठों पर जो बार बार खुल और बंद हो रहे थे। उसके साथ बिताए उन पुराने लम्हों और उसके चुंबन की याद आते ही इस युवा शरीर में हल्की सी गर्माहट दौड़ने लगी। सू छिंगलुओं ने अपने होंठ चबाए और मुझे घूरते हुए कहा, सवाल देखो, क्या मेरे चेहरे पर जवाब लिखा है? मेरे मुंह से अचानक निकल गया, किताबों से ज्यादा हसीन तो मेरी बीवी है। धत तेरी की। बोलते ही मुझे एहसास हुआ कि गड़बड़ हो गई। पुरानी आदतें बदलना सच में कितना मुश्किल होता है। पिछली जिंदगी में भी मैंने ट्यूशन का फायदा उठाकर इसी तरह बिना सोचे समझे फिजूल बातें की थी। लेकिन सू छिंगलुओं को मेरी ये बात सबसे ज्यादा नापसंद थी, और वह अक्सर गुस्से में उठकर चली जाती थी। मैं माफी मांगने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि सू छिंगलुओं का चेहरा धीरे धीरे लाल हो रहा था। उस रात मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। कभी मेरा दिल धड़क उठता तो कभी सू छिंगलुओं का वह बेरुख चेहरा याद आ जाता। अगले दिन मैं आंखों के नीचे काले घेरे लिए स्कूल पहुंचा। दोपहर की छुट्टी में मैं दिल बहलाने के लिए स्कूल की इमारत के पीछे बने छोटे से बगीचे में गया, लेकिन वहां मैंने देखा कि सू छिंगलुओ और ली यिफान फूलों से लदी बेलों के नीचे खड़े थे। छिंगलुओ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मुझे लगा जैसे पल भर के लिए मेरी रगों में खून जम गया हो। हाँ,
मैं इस दिन को कैसे भूल सकता हूँ। वही इजहार मोहब्बत का दिन, जिसे पिछली बार मैंने अनुशासन अधिकारी को बुलाकर रंगे हाथों पकड़वा दिया था। दोनों होशियार छात्र थे, इसलिए अध्यापकों ने उन्हें कोई सजा तो नहीं दी, लेकिन दोनों पर कड़ा पहरा लगा दिया ताकि कम उम्र का ये प्यार दो होशियार बच्चों का करियर खराब न कर दे। पर इस सब ने मुझे एक मौका दे दिया और सू चिंगलुओं के दिल में मेरे लिए नफरत और बढ़ा दी। लेकिन मैंने जो किया था वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं था। ली यिफान एक नंबर का घटिया इंसान था। इस स्कूल में तो वो शरीफ बनने का नाटक करता था, लेकिन दूसरे स्कूलों में उसने कई लड़कियों को अपने जाल में फंसा रखा था और एक साथ कई जगह मुंह मार रहा था। लेकिन इस बार मैं पीछे मुड़ा और चलने लगा। मेरा अब किसी टीचर को बुलाने का कोई इरादा नहीं था। जब मैंने सू चिंगलुओं की जिंदगी में दखल न देने का फैसला कर ही लिया है, तो उसकी पसंद से मेरा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हद से हद यही करूंगा कि बाद में ली यिफान की धोखेबाजी के सबूत चुपचाप उस तक पहुंचा दूंगा। मुझे माफ करना ली यिफान, मैं किसी और को पसंद करती हूँ और वो है चांग है। ये बात सुनते ही मुझे लगा जैसे मुझे मति भ्रम हो गया हो। कहीं ये पुनर्जन्म सिर्फ एक सपना तो नहीं। मैं झटके से पीछे मुड़ा। मैंने देखा कि सू चिंगलुओं की पीठ अब भी मेरी तरफ ही थी। इसलिए तुम दोबारा मेरे पास मत आना। अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाओ और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करो। ली यिफान पूरी तरह सन्नाटे में आ गया। जब उसने देखा कि सू चिंगलुओ मना करने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़कर जाने लगी है, तो उसने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने अपनी आंखें छोटी की। मेरा मन किया कि उसका वह गंदा हाथ काटकर फेंक दूं। चिंगलुओ, तुम अब भी मुझसे नाराज हो ना? ली यिफान को जैसे होश आया और उसके चेहरे पर सब कुछ समझ जाने वाला भाव आ गया। पिछली बार जब तुम्हारे पापा पर मुसीबत आई थी, तो मैंने जानबूझकर तुमसे दूरी नहीं बनाई थी। मैं भी तो तुम्हारी मदद का कोई रास्ता सोच रहा था। क्या ऐसी भी कोई बात हुई थी? पिछली जिंदगी में मुझे सच में नहीं पता था कि ली यिफान इतना डरपोक था। जब उसकी पसंद की लड़की मुसीबत में थी, तब वह छिपकर बैठ गया था। सू चिंगलुओं ने अपना हाथ छुड़ाया और उसका गोरा, खूबसूरत चेहरा सामने आया। अच्छा, तो क्या उस वक्त तुम्हारा चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था? और जरा बताओ, तुमने मदद का क्या रास्ता सोचा था? ली यिफान ने तुरंत सफाई दी और कहा कि उसने अपने घर वालों से बात की थी और पहले वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस मामले को दबाना चाहता था। उसकी ये बात कोई ढोंग नहीं थी, क्योंकि उसके पिता शिक्षा विभाग में अधिकारी थे और हमारे प्रिंसिपल भी उनसे मिलते समय चापलूसी भरी मुस्कान बनाए रखते थे। सू चिंगलुओं को चुप देखकर ली यिफान के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। मैं जानता हूँ कि तुमने अभी जो कहा कि तुम्हें चांग को पसंद करती हो, वह सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए था। तुम तो उस तरह के आवारा और बेकार स्कूल के गुंडों से सबसे ज्यादा नफरत करती हो। मेरे बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए। अरे, तो ये बात थी। तो मैं सिर्फ इस छोटे से जोड़े की कहासुनी के बीच एक जरिया मात्र था। बेकार में ही अभी उस पसंद करती हूँ वाली बात को सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए तेजी से धड़क गया था। मुझे खुद को बेवकूफ बनाने की इस आदत को सच में सुधारना होगा। मैं संगमरमर के गलियारे के पीछे से हटने लगा और चुपचाप वहां से निकलने का प्लान बनाया। है चांग, तुम मुझसे ही मिलने आए थे ना? चलो साथ में टीचिंग बिल्डिंग वापस चलते हैं। मेरे पीछे से हल्की कदमों की आवाज आई। सू चिंगलुओ दौड़कर आई और उसने मेरा हाथ थाम लिया। ऐसा नहीं है, क्या उसके सिर के पीछे आंखें लगी है? मेरे हैरान चेहरे को देखकर सू चिंगलुओ के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने ली यिफान की तरफ मुड़कर कड़ा रुख अपनाया। मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मेहरबानी करके आगे से मुझे परेशान मत करना। ये कहकर दोनों पुरुषों की हैरानी और सदमे की परवाह किए बिना उसने मेरा हाथ पकड़ा और वहां से भाग निकली। टीचिंग बिल्डिंग के पास पहुंचते ही उसने खुद ही हाथ छोड़ दिया और मेरी तरफ देखकर आंख मारी। छुट्टी के बाद मेरा इंतजार करना याद रखना। अगर चुपके से भागने की हिम्मत की तो मैं है अंकल से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मुझे खुद नहीं पता कि मैं अपनी क्लास के डेस्क तक कैसे पहुंचा। मेरा सिर चकरा रहा था। जब तक लाओ सान ने मुझे काफी देर तक आवाज नहीं दी, मैं होश में नहीं आया। चांग भाई, अगले हफ्ते स्पोर्ट्स मीट में बास्केटबॉल मैच है, चलो नाम लिखवाते हैं। मैं मना ही करने वाला था, फिर दोबारा सोचा और हाँ कर दी। 12वीं क्लास के छात्रों के लिए स्पोर्ट्स मीट आमतौर पर बस नाम के लिए भाग लेने जैसी होती है। ज्यादातर लोग क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करना ही चुनते हैं,
लेकिन लाओ सान और बाकी लोग तो एक जगह बैठने वालों में से नहीं थे। और जहाँ तक मेरी बात है, जब से मैं पुनर्जन्म लेकर वापस आया हूँ, पिछले कुछ दिनों से मेरा दिमाग बहुत तनाव में था, इसलिए थोड़ा रिलैक्स होना और अपनी भड़ास निकालना जरूरी था। वैसे भी एक बूढ़े आदमी से फिर से जवानी से भरे युवा में बदलने के बाद मेरे हाथ भी काफी समय से गेम खेलने के लिए छटपटा रहे थे। हम जैसे कुछ बैकबेंचर्स के इस तरह उत्साह से नाम लिखवाने पर क्लास टीचर को जरा भी हैरानी नहीं हुई और उन्होंने हमें समझाने की जहमत भी नहीं उठाई। मैंने एक नया प्रोफेशनल स्पोर्ट्स वियर और जूते खरीदे, अपने मजबूत 8 पैक एब्स पर हाथ फेरा और मन ही मन काफी संतुष्ट महसूस किया। और किस्मत का खेल देखिए, नॉकआउट राउंड के पहले ही दिन मेरा मुकाबला ली यिफान से हो गया। मैदान के चारों तरफ तमाशा देखने वाली छात्राओं की भीड़ जमा हो गई थी, जो अपने आप 2 चीयर लीडिंग ग्रुप्स में बंट गई। एक ग्रुप जाहिर तौर पर स्कूल के पॉपुलर हीरो ली यिफान को चीयर कर रहा था, जबकि दूसरा ग्रुप आश्चर्यजनक रूप से मेरा सपोर्टर बन गया था। लाओ सान ने चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, बॉस, क्या आपको नहीं पता कि आजकल बहुत सी लड़कियां आपको पसंद करती हैं? मुझे सच में नहीं पता था। मैंने यूं ही एक 3 पॉइंटर बास्केट मार दिया, जिससे लड़कियों की तरफ से चीखें और तालियां गूंज उठीं। अरे यार चांग भाई, सिर्फ खुद ही हैंडसम बनने में मत लगे रहो, थोड़े मौके हमारे लिए भी छोड़ दो। मैंने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और बॉल लाओ सान की तरफ पास कर दी। क्या करूं यार, पिछली जिंदगी के उन दशकों में मैंने प्रोफेशनल खिलाड़ियों और ओलंपिक चैंपियंस तक के साथ वक्त बिताया है। बास्केटबॉल तो छोड़ो, घुड़सवारी, गोल्फ, स्कीइंग और सर्फिंग जैसी चीजें भी मैं बहुत शानदार तरीके से खेल लेता हूँ। इन 17 से 18 साल के बच्चों के साथ खेलते समय बिना ज्यादा सीरियस हुए भी मैं इन्हें आराम से हरा सकता हूँ। मैदान के बाहर से फिर से चीखने की आवाजें आईं। ली यिफान ने भी एक बास्केट किया और मेरी तरफ उकसाने वाली नजरों से देखा। मैंने अपनी टी-शर्ट का कोना उठाकर अपनी ठोड़ी का पसीना पोंछा और ठंडी मुस्कान से उसका जवाब दिया, जिसकी वजह से दिखे मेरे एब्स ने फीमेल फैंस को और दीवाना बना दिया। संकोच से भरी पर साहसी चीख के बीच अचानक मेरी नजर में एक खूबसूरत आकृति आई। सु चिंगलुओ बिल्कुल अपने नाम की तरह ही थी, दूध जैसी सफेद, कांतिमान और निखरी हुई त्वचा, जो भीड़ में भी अलग ही चमक रही थी। वाह, सु चिंगलुओ भी बास्केटबॉल मैच देखने आई है। सही बात है, उन जैसे टॉपर्स को तो क्लासरूम में बैठकर दिन रात पढ़ाई करनी चाहिए ना। तुम लोग भी कितने बेवकूफ हो। वो पक्का ली यिफान का हौसला बढ़ाने आई है। वो दोनों पहले हर वक्त साथ रहते थे, वे तो कब के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं ना। मैं ठंडी नजरों से सब लोगों की बातें सुन रहा था। ली यिफान ने हंसते हुए सु चिंगलुओं की तरफ हाथ हिलाया, मानो दूसरों के अंदाजों पर अपनी मुहर लगा रहा हो। हालांकि सु चिंगलुओं ने उसकी तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं देखा। इसके बजाय उन्होंने अपना हाथ हल्का सा होठों के पास रखा और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ साफ आवाज में पुकारा, हे चांग, ऑल द बेस्ट, तुम ही चैंपियन बनोगे। बास्केटबॉल कोर्ट में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तुम तो कह रहे थे कि सु चिंगलुओ ली यिफान की गर्लफ्रेंड है, फिर वो हे चांग का हौसला क्यों बढ़ा रही हैं? तुम लोगों की खबरें सच में पुरानी हैं। सु चिंगलुओ पिछले कुछ दिनों से हे चांग के साथ ही आ जा रही है। सुना है रात को भी वो हे चांग के घर ही रुकती है। अरे अरे, ओ भाई, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो यार। मेरी नजर बहुत तेज थी, मैंने सब कुछ साफ साफ सुन लिया था। सु चिंगलुओ बात करने वाले इंसान के पास ही खड़ी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ सुना ही न हो और बिल्कुल भी प्रतिवाद नहीं किया। ली यिफान चेहरे पर उदासी लिए मेरे पास आया। चैंपियन, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने 6 साल की उम्र से बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। मिडिल स्कूल में तो मुझे प्रांतीय बास्केटबॉल टीम में भी चुना जाने वाला था। मैंने हाँ नहीं कही क्योंकि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी थी और मैं स्पोर्ट्स को अपना करियर नहीं बनाना चाहता था। हे चांग, अगर तुम मुझसे हार गए तो चिंगलुओ से दूर रहना। अंतिम वाक्य उसने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी करके मेरे कान के पास आकर धमकी भरे अंदाज में कहा। मजाक है क्या? हालांकि मैं खुद भी सु चिंगलुओ से दूर रहने का मन बना चुका था, लेकिन ली यिफान जैसे ढोंगी इंसान की वजह से तो बिल्कुल नहीं। जीत की आग भड़कने के बाद मैं और ली यिफान दोनों बहुत आक्रामक तरीके से खेले। उसमें हुनर तो था, लेकिन मेरे सामने उसकी एक न चली। देखते ही देखते जब स्कोर में 10 अंकों का फासला आ गया तो ली यिफान थोड़ा बौखला गया।
एक बार फिर गेंद छीनने की कोशिश में उसने पास देने का नाटक किया, लेकिन असल में बास्केटबॉल को पूरी ताकत से मेरे सिर की तरफ दे मारा। मुझे सोचने का मौका नहीं मिला और रिफ्लेक्स के तहत मैंने अपने हाथ से गेंद को दूर हटा दिया। बास्केटबॉल पलक झपकते ही कोर्ट से बाहर जा गिरा। आह की एक दर्द भरी चीख के साथ सु चिंगलुओ जमीन पर गिर पड़ी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और अनजाने में ही मैं उनकी तरफ भागने लगा। लेकिन ली यिफान मुझसे भी तेज निकला। वह सु चिंगलुओ के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया और बेहद परेशान होकर पूछने लगा, क्या पैर में चोट लगी है? डरो मत, मैं तुम्हें मेडिकल रूम ले चलता हूँ। अभी मैंने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि मेरे कदम धीरे धीरे रुक गए। मैं वहीं खड़ा रहा और देखता रहा कि सु चिंगलुओ का टखना हल्का सा लाल होकर सूज गया है। मेरा दिल दर्द से तड़प उठा, लेकिन अब मैं और आगे नहीं जा सकता था। मुझे अब दोबारा वहां नहीं जाना था। मुझे आज भी हमारी शादी की 10वीं सालगिरह का दिन याद है। उस दिन मैंने मेज भरकर स्वादिष्ट खाना बनाया था। सु चिंगलुओ का मूड भी काफी समय बाद अच्छा था और उन्होंने कहा कि वह कुछ फल काट देती है, लेकिन फल काटते समय उनकी उंगली कट गई। मैं बुरी तरह घबरा गया था और बदहवास होकर आयोडीन और बैंडेज ढूंढने लगा। जब मैं सु चिंगलुओं की उंगली पर पट्टी बांध रहा था, तब उन्होंने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा था, मैंने एक बार सोचा था कि शादी के बाद मैं अपने पति और बच्चों का ख्याल रखूंगी, रसोई संभालूंगी और खाना बनाऊंगी। किसे पता था कि जिंदगी वैसी नहीं होगी जैसा मैंने सोचा था। उस एक पल में मैं पूरा का पूरा पत्थर की तरह सुन्न पड़ गया था। मुझे पता था कि सु चिंगलुओं को पढ़ना और टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करना बेहद पसंद है। मैंने उन्हें कभी घर में बंद करके हाउसवाइफ बनाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि उनके मन में कभी अपने सच्चे पहले प्यार के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करने का विचार भी आया होगा। क्या प्यार करने और न करने में यही फर्क होता है? ये वाकई बहुत दिल दुखाने वाला था। मैंने बेमन से बास्केटबॉल को उठाया और चिढ़कर कहा, अगर ली यिफान को नहीं खेलना है तो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को भेजो, मैच में देरी मत करो। जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले, मेरी अपनी ही चीयरलीडिंग टीम की लड़कियां भी मुझे नाराजगी भरी नजरों से देखने लगी और आपस में फुसफुसाने लगी कि मैं इतना कठोर और बेदर्द कैसे हो सकता हूँ। सु चिंगलुओ ने अपने होंठ दबा लिए और उसके गाल लाल हो गए। हालांकि मुझे अच्छे से पता था कि टखने में दर्द की वजह से ऐसा हो रहा था और मुझे कोई गलत विचार नहीं लाने चाहिए थे, लेकिन उसका ये जिद्दी, शांत और साथ ही नाजुक रूप बहुत ही दिलकश था। मुझे यकीन है कि वहां मौजूद सभी लड़के और कुछ लड़कियां भी उसकी रक्षा करना चाहते थे, लेकिन सु चिंगलुओ ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और शर्माते हुए गुस्से से कहा, मेरा पैर मुड़ गया है, क्या तुम मुझे मेडिकल रूम तक पीठ पर उठाकर नहीं ले जाओगे? तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी है, तुम्हें मेरी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लड़के मुझे अपनी नजरों से कच्चा चबा जाना चाहते थे। सु चिंगलुओ का अंदाज ऐसा था जैसे अगर आज मैंने उसे पीठ पर नहीं उठाया तो वह बिल्कुल नहीं उठेगा। मैंने एक बार फिर हार मान ली। मैं उसका स्वभाव अच्छी तरह जानता था। कभी कभी वो हद से ज्यादा जिद्दी हो जाता था और सच में ऐसा कर सकता था। मेरी पीठ पर एक धीमी खुशबू से महकता हुआ कोमल शरीर टिक गया, जिससे मैं तुरंत असहज हो गया। देखा जाए तो हम दोनों सालों साथ रहे हैं, अब क्या देखना बाकी है? लेकिन इस 18 साल के शरीर को ये मंजूर नहीं था। आह! और पहले की बात करें तो सु चिंगलुओ बिस्तर पर भी हमेशा शांत और ठंडी बनी रहती थी। मुझे यह भी पता था कि वह मुझसे बिना इच्छा के शादी करके आई थी, इसलिए मेरी हिम्मत कभी खुलकर आगे बढ़ने की नहीं हुई। वह भी हमेशा एक्सपेरिमेंट करने का बहाना बनाकर टाल देती थी। यहाँ तक कि शादी के शुरुआती दिनों में भी वो महीने में मुश्किल से कुछ ही बार दिखती थी, जिसने मुझे काफी परेशान कर रखा था। लेकिन अब सु चिंगलुओ बिना किसी झिझक के ढीली होकर मेरी पीठ पर टिकी हुई थी। मेरी तनी हुई मांसपेशियों को उसका नरम एहसास साफ महसूस हो रहा था और ये एक अलग तरह की तड़प थी। मैं लगभग उड़ते हुए चला और किसी तरह भागते हुए उसे मेडिकल रूम में ले जाकर एक छोटे से बिस्तर पर बिठा दिया। डॉक्टर कहाँ है? मैं किसी को ढूंढकर लाता हूँ। मैंने आसपास देखा और वहां से खिसकने का मन बनाया। हे चांग! सु चिंगलुओ ने जोर से मुझे पुकारा। जब मैं तुम्हारे साथ इतनी करीब आ रही हूँ तो तुम इतने ठंडे क्यों हो? क्या मैंने तुम्हें दुखी किया है? मैं दरवाजे पर खड़ा रहा और तुरंत बाहर नहीं भागा।
सु चिंगलुओ, पहले मैं तुम्हें इतना पसंद करता था, तुम्हारी चापलूसी करता था, लेकिन तुम मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती थी। दुनिया में बहुत सी खूबसूरत औरतें हैं, तुम्हें ऐसा कुछ खास नहीं है। मुझे बस अब तुम अचानक से पसंद नहीं रही, इतनी सी बात है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी आत्मसम्मान बची है तो मेरे पीछे आना छोड़ दो। इससे मुझे सिर्फ यही लगेगा कि तुम नीच हरकत कर रही हो और मुझे घिन आएगी। पीछे से हल्की सिसकियों की आवाज आई। मेरे कंधे कांप उठे, लेकिन मैंने मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर था कि मेरा दिल फिर से पिघल न जाए। रात को मैं अकेले साइकिल चलाकर घर लौटा। थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था। कल रविवार था। मैंने सोचा था कि जी भरकर सोऊंगा और कुछ नहीं सोचूंगा। लेकिन सुबह के ठीक 8 बजे दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट हुई। दरवाजा खोलते ही मेरी माँ की उंगली लगभग मेरी नाक में घुसने ही वाली थी। नालायक लड़के, तुमने चिंगलुओं के साथ ऐसा क्या गलत किया है? वह बच्ची कल रात भर रोती रही, कह रही थी कि वह अब जीना नहीं चाहती और खुदकुशी कर लेगी। क्या? मेरी नींद तुरंत उड़ गई और मेरी पहली प्रतिक्रिया घर से बाहर भागने की हुई। तभी मेरे ससुर जी अजीब सी झेम के साथ सोफे से उठे और उन्होंने जल्दी से हमें रोका। इतना भी बढ़ा चढ़ाकर मत कहिए, खंसते हुए। चिंगलुओ सच में घर आने के बाद उदास थी। हमने बस थोड़ा हालचाल पूछा और हमें अंदाजा नहीं था कि वह रोने लगेगी। ससुर जी ने अपना चश्मा ठीक किया। उनका गुस्सा मेरी माँ के बीच में आने से काफी शांत हो गया था। इसके अलावा जब उसने कहा कि वो अब तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी, तो हमने सोचा कि शायद तुम दोनों बच्चों के बीच कोई झगड़ा हुआ है। मेरे पिता ने तुरंत फैसला सुनाया, ये यकीनन इसी की गलती है। ये नालायक लड़का दूसरों को चिढ़ाने में माहिर है। पक्का इसी ने चिंगलुओं का दिल दुखाया होगा। मैं अभी इस नालायक को तुम्हारे घर ले जाता हूँ, ताकि यह उस बच्ची के सामने सिर झुकाकर माफी मांगे। यहाँ दिए गए गद्यांश का हिंदी अनुवाद है। ससुर जी ने बार बार हाथ हिलाते हुए मना किया। जाहिर तौर पर वे मेरे माता पिता के बेतुके और जबरदस्ती वाले व्यवहार को झेल नहीं पा रहे थे। ये जानने के बाद कि सु चिंगलुओं को कोई बड़ी चोट नहीं आई है, मैं शांत हो गया। मम्मी पापा, सु अंकल, मेरे और सु चिंगलुओं के बीच बस पढ़ाई को लेकर थोड़ा मतभेद था, इसलिए हमारा झगड़ा हो गया। मैं उसकी बात से सहमत नहीं था और अब उससे ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहता। बस इतनी सी बात है। तीनों बड़ों को जाहिर तौर पर यकीन नहीं हुआ। मैं बेबसी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आप लोग तो जानते ही हैं कि हमेशा मैं ही सु चिंगलुओं के पीछे पड़ा रहता हूँ। वो तो मुझसे बात करने की भी जहमत नहीं उठाता। मुझे चियांग में भला इतनी क्या औकात कि मैं सु चिंगलुओं का दिल दुखा सकूं? आप लोग मुझे कुछ ज्यादा ही काबिल समझ रहे हैं। यही सच है, आस पड़ोस में कौन ये बात नहीं जानता। आखिरकार ससुर जी थोड़े शर्मिंदा होकर चले गए। दरवाजा बंद होते ही मेरे पिता ने निराश होते हुए कहा, बेटा, तुम तो बिल्कुल भी मर्द नहीं निकले। लड़की को पटाने में एकाध बार ना सुनना तो आम बात है। जब मैं तुम्हारी माँ के पीछे पड़ा था, तब तुम्हारे नाना जी ने मुझे झाड़ू से मारकर घर से बाहर खदेड़ दिया था। चिंगलुओ, अगर तुम्हें थोड़े भाव न भी दे, तो ये तो प्यार मोहब्बत का हिस्सा है। तुम इतनी आसानी से हार मान गए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इज्जत नीलाम हो जाएगी? उससे इतनी कड़वी बातें कहने के बाद मैंने अपनी नाक का ऊपरी हिस्सा दबाया। मुझे थोड़ा सिर दर्द महसूस हो रहा था। पिछले जन्म में सु चिंगलुओं ने दशकों तक मुझे नजरअंदाज किया। मैं हर दिन मुस्कुराते हुए उसकी चापलूसी करता रहा, फिर भी अंत में पूरी तरह से नाकाम रहा। मैंने उनसे कहा कि वे अब और चिंता न करें। इस समय मैं सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ और मॉक परीक्षा देना चाहता हूँ। अगले पूरे हफ्ते सु चिंगलुओ सच में मुझसे मिलने नहीं आया। सोसाइटी के मुख्य द्वार पर मेरी उससे 2 बार मुठभेड़ हुई। उसका टखना अभी ठीक नहीं हुआ था और वो अब भी थोड़ा लंगड़ाकर चल रहा था। उसकी पीठ को देखते हुए मेरा मन अजीब सी उलझन से भर गया। मैं जानबूझकर उससे पीछे रहने लगा, भले ही मेरी चाल घोंघे जैसी धीमी हो गई थी। फिर भी मेरी उससे आगे निकलने की हिम्मत नहीं हुई। जब तक मैंने उसे बगल वाली इमारत में जाते नहीं देख लिया, तब तक मैं वही खड़ा रहा और फिर मुड़कर तेज कदमों से घर लौट आया। मॉक परीक्षा वाले दिन मैं और सु चिंगलुओ एक ही क्लासरूम में थे। वह मेरी जानी पहचानी बाई और आगे वाली सीट पर बैठा था। नकल रोकने के लिए स्कूल में परीक्षा की सीटें रैंडम तरीके से तय की जाती थी। पिछले जन्म में जब मैंने सु चिंगलुओं को अपने इतने करीब देखा था, तो मैंने कहा था कि आज तो किस्मत की देवी मुझ पर मेहरबान है। जिस पर उसने रूखेपन से जवाब दिया था, तो समझो मेरी किस्मत में पनौती आ गई है।
नतीजा ये हुआ कि उस परीक्षा में उसका प्रदर्शन सचमुच बिगड़ गया। वह इतना नीचे गिर गया कि पूरे ग्रेड में टॉप 50 से भी बाहर हो गया, और इसी वजह से उसने गणित प्रतियोगिता में भाग लेने का आखिरी मौका गंवा दिया। साथ ही क्यू यूनिवर्सिटी में सीधे दाखिले का अवसर भी हाथ से धो बैठा। उसकी जगह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, जहाँ तक मुझे याद है, उस समय ग्रेड में पहला स्थान पाने वाला ली यिफान गया था। मैं बैठ गया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि इस बार वो अपना स्वाभाविक प्रदर्शन कर सके। 2 दिनों की तनावपूर्ण परीक्षा के बाद दिन रात एक करके मॉक टेस्ट के नतीजे तैयार किए गए और क्लास में अचानक हड़कंप मच गया। हे चियांग ने पूरे ग्रेड के टॉप 100 में जगह बना ली है। क्या मुझे मतिभ्रम हो रहा है? अरे बाप रे, वो तो पहले हमेशा सबसे पीछे रहता था। इस बार उसने सैकड़ों रैंक की छलांग लगाई है। ये तो कमाल हो गया। क्या कुछ समय पहले सु चिंगलुओ उसे ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा था? ये सब उस टॉपर की ही बदौलत हुआ होगा। मेरे कुछ पक्के दोस्त मुझे चारों तरफ से घेरकर खुशी से चिल्लाने लगे। मैंने उन जगहों को ध्यान से देखा जहां मेरे नंबर कटे थे, और मुझे कोई खास खुशी महसूस नहीं हुई। ये परिणाम मेरी उम्मीद से भी थोड़ा खराब था। लगता है आगे और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने पास दशकों का अनुभव होने के घमंड में मुझे बेपरवाह नहीं होना चाहिए। अकेली खुशी की बात यह थी कि सु चिंगलुओ ने एक बार फिर पूरे ग्रेड में पहला स्थान हासिल किया था। लगता है प्रतियोगिता के लिए उसकी सीट अब पक्की थी। तभी तीसरा दोस्त भागता हुआ दरवाजे से अंदर घुसा। चियांग भाई, गड़बड़ हो गई। मैं अभी टीचर रूम के पास से गुजरा तो सुना कि किसी छात्र ने गुमनाम रूप से तुम्हारी और सु चिंगलुओ की नकल करने की शिकायत की है। क्वेश्चन पेपर पकड़े हुए मेरी उंगलियां अचानक भिंच गई और मेरे दिल में गुस्सा भड़क उठा। मेरे बारे में ऐसा कहते तो एक बार को समझ आता, लेकिन सु चिंगलुओ तो हमेशा टॉप 3 में रहता आया है। किसकी मति मारी गई है जो उसकी शिकायत कर रहा है? लाओ सन का चेहरा भी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, वे कह रहे हैं कि सु चिंगलुओ ने तुम्हारी नकल करने में मदद की, इसलिए तुम इस बार इतने अच्छे नंबर ला पाए। उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारा और सु चिंगलुओ का अफेयर चल रहा है, इसलिए वह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हुआ। मैंने अपनी मुट्ठी स्टडी टेबल पर जोर से मारी। मेरा चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। मेरा ये रूप देखकर लाओ सन और बाकी दोस्त डर के मारे चुप हो गए। अगले ही पल क्लास टीचर दरवाजे पर दिखाई दिए। उनका चेहरा बेहद गंभीर था। हे चियांग, अपना प्रश्नोत्तर उठाओ और एक बार ऑफिस आओ। जब मैं ऑफिस में दाखिल हुआ तो सु चिंगलुओ पहले से ही वहां मौजूद था। सिर्फ हम दोनों के क्लास टीचर ही नहीं, बल्कि स्कूल के डायरेक्टर्स भी वहां मौजूद थे। मेरे पहुंचते ही एक गंजे डायरेक्टर ने कहा, मामला एकदम साफ है। हे चियांग का रिजल्ट रद्द किया जाता है और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई दर्ज की जाएगी। सु चिंगलुओ का रिजल्ट बरकरार रहेगा, लेकिन लव अफेयर और दूसरों को नकल कराने के आरोप में उस पर भी कार्रवाई होगी। साथ ही अगले हफ्ते होने वाली प्रतियोगिता में इस बार दूसरे नंबर पर आए ली यिफान को उसकी जगह भेजा जाएगा। सु चिंगलुओ का चेहरा शांत था। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी घबराया या हैरान नहीं है। लेकिन मैं गुस्से से भर उठा और सीधे उनसे भिड़ गया। मामला साफ कैसे हो गया? क्या किसी टीचर ने सु चिंगलुओ को रंगे हाथों मेरी मदद करते पकड़ा है? या किसी ने मुझे और सु चिंगलुओ को गले मिलते या किस करते हुए देखा है? बिना किसी सबूत के तो मैं भी कह सकता हूँ कि आप लोग मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। उसी पल पिछली जिंदगी में दशकों से जमा हुआ एक ताकतवर लीडर का रुतबा अचानक मुझमें से झलक उठा। स्कूल के कुछ मामूली डायरेक्टरों की क्या औकात है? सु ग्रुप ने इस स्कूल को जो दान और इमारतें दी हैं, उनके लिए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को भी खुद आकर मेरा स्वागत करना पड़ता है। सु चिंगलुओ ने थोड़ा सा चेहरा घुमाकर मुझे देखा और आखिरकार उसकी आंखों में मुस्कान तैर गई। गंजा डायरेक्टर मेरे रुख से एक पल के लिए सहम गया, लेकिन होश में आते ही गुस्से से बौखला उठा। हद हो गई, बिल्कुल हद हो गई। एक स्टूडेंट होकर टीचर्स पर ऐसे चिल्ला रहे हो। तमीज नाम की चीज नहीं है। ये स्कूल है और यहाँ के कायदे कानून मैं तय करता हूँ। जिस तरह तुम दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, उसके बाद भी कहोगे कि अफेयर नहीं है। बाकी टीचर्स जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश करने लगे, जबकि कुछ लोग मुझे इशारे से मना कर रहे थे कि आग में घी मत डालो। मैं और बहस करना चाहता था, लेकिन तभी सु चिंगलुओ ने धीरे से मेरी आस्तीन खींच ली। दशकों के तालमेल से मैं तुरंत उसका मतलब समझ गया। ये झूठा आरोप साफ तौर पर किसी की रची हुई साजिश थी।
सामने से बहस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला था। भले ही मैं सबके सामने तुरंत एक नया पेपर सॉल्व करके साबित कर देता कि मैंने नकल नहीं की है, तब भी वे हम पर लव अफेयर का ठप्पा लगा ही देते। इसलिए इस सब के पीछे असली मकसद सु चिंगलुओं को निशाना बनाना था, ताकि प्रतियोगिता में उसकी जगह छीनी जा सके और क्यू यूनिवर्सिटी में सीधे दाखिले का मौका हथियाया जा सके। इसका फायदा किसे होता? ली यिफान को। मैंने अपने दांत भींचे और गले तक आए गुस्से को दबाया। गंजे डायरेक्टर की बकबक और चिल्लाहट के बीच मैं मुड़ा और सीधे ऑफिस के बाहर निकल आया। बाहर कॉरिडोर में बहुत से स्टूडेंट्स गपशप सुनने के लिए खड़े थे। वे आपस में फुसफुसा रहे थे और अजीब नजरों से देख रहे थे। मेरी नजर तुरंत ली यिफान पर पड़ी, जो अपनी थोड़ी थोड़ी ऊपर उठाए एक विजेता के घमंड से मुझे देख रहा था। जब वह मेरे पास से गुजरा तो उसने कहा, उसे तुम्हारे जैसे इंसान को चुनने की यही कीमत चुकानी पड़ी। ये उसका गलत फैसला था। मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा चालाकी करने वाले एक न एक दिन पकड़े ही जाते हैं। घर पहुंचकर मैंने सीधा कंप्यूटर चालू किया और यिफान के घर का वाईफाई नेटवर्क हैक कर लिया। मजाक की बात नहीं है। भले ही मैं कोई पेशेवर हैकर न रहा हूं, लेकिन मैंने दशकों तक इंटेलिजेंट मशीनों पर काम किया है। 50 साल पीछे आकर ली यिफान के घर के इलेक्ट्रॉनिक्स को रिमोट से कंट्रोल करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। गहराई से सोचने के बाद मेरे मन में एक बड़ा शक पैदा हुआ। ली यिफान के नंबर भले ही अच्छे आते हों, लेकिन वो सु चिंगलुओं की तरह हमेशा टॉप पर और एक जैसा परफॉर्म नहीं कर पाता था। जब उसका दिन अच्छा होता तो वह टॉप 5 में आ जाता, वरना कभी कभी 30 के बाहर भी चला जाता था। इसके अलावा गंजा डायरेक्टर जिस तरह उसके लिए आगे पीछे भाग रहा था, और ये बात कि ली यिफान के पापा एजुकेशन ब्यूरो में अधिकारी हैं, मुझे शक था कि किसी ने उन्हें पहले ही पेपर लीक कर दिया था। आखिरकार गाओकाओ जैसी राष्ट्रीय स्तर की इतनी बड़ी परीक्षा पर पूरे देश की नजरें टिकी होती है। इसमें किसी भी तरह की धोखाधड़ी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यही वजह थी कि ली परिवार इतनी हड़बड़ी में जुगाड़ बिठाने में लगा था, ताकि ली यिफान के लिए क्यू यूनिवर्सिटी में बिना परीक्षा सीधे दाखिले का कोटा पक्का करा सके। मिल गया। स्क्रीन पर चैट हिस्ट्री और कोरे प्रश्नोत्तर की तस्वीरें देखते ही मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने जल्दी से एक छोटा सा वायरस डाउनलोड कर दिया। ये वायरस कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचाता था, बस कंप्यूटर के सिस्टम में गड़बड़ी पैदा कर देता था। उदाहरण के लिए, मैसेज भेजते समय ये मेरे द्वारा बंडल किए गए सबूतों को अपने आप बाकी लोगों को ग्रुप में भेज देता था। हाँ, मुझे पूरा यकीन था कि ली यिफान के पिता जिस ऊंचे पद पर बैठे हैं, वहां उनके विरोधी भी जरूर होंगे। इसके बाद मुझे ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं पड़ी। बाकी लोग खुद ही इस सुनहरे मौके को हाथों हाथ लपकने वाले थे। जैसा कि मैंने सोचा था, महज 2 दिनों के भीतर सब कुछ पूरी तरह से बदल गया। ली परिवार द्वारा उस गंजे डायरेक्टर के साथ मिलकर की गई धोखाधड़ी की बात न सिर्फ स्कूल में बल्कि इंटरनेट पर भी जंगल की आग की तरह फैल गई और तुरंत ही हर तरफ से लानत शुरू हो गई। गांव और छात्रों के लिए निष्पक्षता एक ऐसा पवित्र क्षेत्र है जिसमें किसी भी तरह की सेंधमारी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ली यिफान शर्मिंदा होकर स्कूल छोड़कर चला गया और फिर कभी एक दिन के लिए भी स्कूल में चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की। गंजे डायरेक्टर को सरेआम अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। ली यिफान के पिता की तो जांच शुरू हो गई, जिसमें बड़े पैमाने पर पैसों के अवैध लेन देन का खुलासा हुआ। अब तो यही लगता है कि उनकी बाकी की जिंदगी जेल में ही बीतेगी, क्योंकि ये पूरा मामला बहुत ही सही समय पर और तेजी से सामने आया। इसलिए सुचिंगलुओ स्कूल की गाड़ियों का काफिला रवाना होने से पहले ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम में वापस शामिल हो पाया। मैंने काफी देर तक हिचकिचाने के बाद आखिरकार बिंदु वाले पार्किंग लॉट में जाकर सुचिंगलुओ से एक बार मिलने का फैसला किया। मुझे लगा कि अब मुझे उसे अपने दिल से निकाल देना चाहिए। मैंने अपने घर वालों से बात कर ली थी और गांव में बैठने के बजाय सीधे विदेश जाने की तैयारी कर ली थी। इसके बाद वह अपने रास्ते चला जाएगा और मैं भी अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करूंगी। हे चांग, मुझे देखकर सु चिंगलुओं के चेहरे पर साफ तौर पर खुशी झलक उठी। बस के दरवाजे पर चढ़ा उसका कदम वहीं ठिठक गया। उसके क्लास टीचर ने अपने माथे पर बल लाते हुए घड़ी की तरफ इशारा किया और बोले, 2 बजे ठीक गाड़ी निकल जाएगी। अब बस कुछ ही मिनट बचे हैं, तुम दोनों ज्यादा देर मत करो।
मैंने अपनी जेब से एक छोटा सा लकी चार्म निकाला। ये मैंने खुद लकड़ी को तराश कर बनाया था। लकड़ी की पट्टी के बीच में नक्काशी करके एक गोल कांच लगाया गया था, जिसके अंदर एक सूखा हुआ विस्टीरिया का फूल बंद था। ये तुम्हारे लिए है। उम्मीद है तुम्हारी प्रतियोगिता अच्छी रहे और तुम पहला स्थान हासिल करो। साथ ही तुम्हें आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं। तुम हमेशा खुश रहो और हर काम में तुम्हें सफलता मिले। सू चिंगलुओ ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुरा दिया। उसने बहुत प्यार से उस लकी चार्म को दोनों हाथों में थामकर आगे पीछे पलटकर देखा। एक पल के लिए तो मैं सोच में पड़ गया। मैंने उसे पहले भी कई महंगे उपहार दिए थे, लेकिन उसने कभी इस तरह की खुशी और इस कदर संभाल कर रखने वाला भाव नहीं दिखाया था। सू चिंगलुओ ने उस ताबीज को बहुत संभालकर अपनी छाती वाली जेब में रख लिया और मेरी तरफ प्यार भरे उलाहने से देखते हुए कहा, तुम अब भी विस्टीरिया के फूलों को कितना पसंद करते हो। मैं न चाहते हुए भी हंस पड़ा। मैंने कब कहा कि मुझे विस्टीरिया के फूल पसंद हैं? ये तो तुम्हें पसंद थे, इसलिए मैंने इसे खास तौर पर बनाया था। अब चौंकने की बारी सू चिंगलुओ की थी। उसने बेहद हैरान होकर कहा, मुझे तो विस्टीरिया के फूल कभी पसंद नहीं रहे। क्या तुम्हें पसंद नहीं थे? तभी तो तुमने अपने घर के आंगन में इतने सारे पौधे लगाए थे। इस बात का क्या मतलब हुआ? मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। मेरे घर में कौन सा आंगन है और वहाँ कोई विस्टीरिया भी नहीं लगा है। नहीं, रुकिए। अगर पिछले जन्म की बात करें, जब मैंने दूसरा विला खरीदा था, तब वहाँ सच में ये फूल लगा था और उसी फूल के ढांचे के नीचे मैंने उसकी अस्थियों का कलश भी दफनाया था। तुम सू चिंगलुओ, तुम्हारा आखिरकार मतलब क्या है? मेरा ये रूप देखकर वो भी पूरी तरह उलझन में पड़ गया। वो अभी कुछ समझाने ही वाला था कि तभी टीचर बड़े ही सख्त लहजे में बस के दरवाजे पर आ खड़े हुए। अभी तक ऊपर नहीं आए? सारे बच्चे सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सू चिंगलुओ पहली बार इतना घबराया हुआ लगा। मैंने एक गहरी सांस ली और उसे धीरे से आगे धकेलते हुए कहा, ऊपर जाओ, अभी प्रतियोगिता ज्यादा जरूरी है। सू चिंगलुओ ने अपने होंठ कसकर भींचे और दौड़कर बस में चढ़ने से पहले कहा, तुम मेरे प्रतियोगिता खत्म करके वापस आने तक रुकना। और हाँ, प्रतियोगिता में मेरा हक वापस दिलाने में मदद करने के लिए शुक्रिया। कांच की खिड़की के पार से मैंने देखा कि टीचर एक एक करके सभी छात्रों के फोन जमा कर रहे थे। जब तक बस मेरी नजरों से ओझल नहीं हो गई, तब तक मैं वहीं खड़ा रहा और फिर मुड़कर चला गया। भले ही मेरे दिल में कई सवाल उमड़ रहे थे, फिर भी मैंने विदेश जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जैसे अंग्रेजी परीक्षा की तैयारी वगैरह। 3 दिनों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता देखते ही देखते खत्म हो गई। छात्रों के वापस आने से पहले ही ये खबर आ गई कि सू चिंगलुओ ने राष्ट्रीय सतह पर गोल्ड मेडल जीता है। मेरे माता पिता इतने खुश हुए मानो उनकी अपनी बेटी ने कोई इनाम जीता हो। वे ढेर सारे फल और स्नैक्स खरीद लाए और जिद करने लगे कि आज रात सू के घर जाकर बधाई देंगे। मैं नहीं जाऊंगा। आज रात सू चिंगलुओ वापस आ रहा है और मैं उसका सामना नहीं करना चाहता। अरे, तुम उल्लू के पट्टे को फिर क्या दौरा पड़ा है? वे चाहे जो भी कहते रहे, मैं टस से मस नहीं हुआ और सीधे अपने कमरे में जाकर सोने के लिए सोफे पर पसर गया। रात के 9 बजे खिड़की के बाहर नीचे से अचानक एक गुस्से भरी आवाज आई, हे चांग, अगर तुम अब भी मर्द हो तो बाहर निकलकर मुझसे मिलो। मैं एक झटके में बिस्तर से उठा और देखा कि सू चिंगलुओ नीचे खड़ा था। उसकी इस एक दहाड़ से आसपास के घरों की 1 दर्जन से अधिक बत्तियां तुरंत जल गईं। मैंने खिड़की खोली। सू चिंगलुओ, क्या तुम भूल गए कि मैंने मेडिकल रूम में क्या कहा था? सू चिंगलुओ के कंधे कांप उठे और उसकी आवाज में रोना आ गया। लेकिन तुमने ही तो मुझे खुद आकर उकसाया था। अगर तुम सच में मुझे पसंद नहीं करते तो तुमने ली यिफान से निपटने में मेरी मदद क्यों की? तुम मुझे लकी चांद देने क्यों भागे चले आए? तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुम विदेश क्यों भाग गए? कभी गर्म तो कभी ठंडे क्यों हो जाते हो? क्या मुझे सताना बहुत मजेदार है? अंत तक बोलते बोलते मैंने देखा कि उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैंने उसे कभी इस तरह रोते हुए नहीं देखा था। मेरे दिल में सू चिंगलुओ एक मजबूत इंसान था। काम में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल या चुनौती आए, उसके चेहरे का रंग कभी नहीं बदलता था। मैं घबरा गया और इस बात से साफ मुकर गया कि मैंने ली यिफान वाले मामले में उसकी मदद की थी। क्या तुम अब भी मुझसे झूठ बोलना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उनके घर के नेटवर्क को हैक नहीं किया था? मैं बस तुमसे एक कदम पीछे रह गया था।
तुम जिन तकनीकों और वायरस के छोटे मोटे हथकंडों का इस्तेमाल करते हो, मैं उन सबसे अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मुझे तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। प्रतियोगिता से पहले उसने जो कहा था, उसे जोड़कर देखा जाए तो अब समझने को क्या बचा था। सू चिंगलुओ भी मेरी तरह ही समय में पीछे लौट कर आया था। अगर ऐसा है तो मैं अब चीजें और भी साफ साफ बता सकता था। मुझे पता था कि पिछली जिंदगी में मैंने उसे जिंदगी भर परेशान किया, जिंदगी भर बांध कर रखा। वो खुश नहीं था, यहाँ तक कि मरते दम तक वो ली यिफान के विस्टेरिया के फूल के नीचे किए गए प्रपोजल के बारे में सोच रहा था। अफसोस कि मैंने उसे बर्बाद कर दिया था, लेकिन शायद इसी वजह से वो इंसान उसकी जिंदगी भर का अधूरा प्यार बन गया था। सू चिंगलुओ ने मेरी बात सुनी तो उसका चेहरा सुन पड़ गया। क्या तुम बेवकूफ हो? मैं बहुत पहले से ही उसे पसंद नहीं करता, ठीक है ना? सू चिंगलुओ ने कहा कि वो खुद कोई बेवकूफ नहीं है। हालांकि उस समय वह मुझसे नाराज और चिढ़ा हुआ था, लेकिन बाद के सालों में उसे धीरे धीरे ली यिफान के धोखा देने और अय्याश होने की बात पता चल गई थी। तुम्हें क्या लगता है कि उस बार मॉक टेस्ट में मेरा प्रदर्शन खराब क्यों रहा था? ऐसा इसलिए था क्योंकि ली यिफान ने परीक्षा से पहले मुझे एक गिलास पानी पिला दिया था, जिससे मेरा दिमाग सुन न हो गया था। मैं किसी ऐसे दुश्मन से प्यार कैसे कर सकता हूँ जिसने मेरी प्रतियोगिता और सीधी एंट्री का मौका छीन लिया हो? क्या ये सब? मुझे इन बातों के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं था। उसने कभी इस बारे में एक इशारा तक नहीं किया था। सू चिंगलुओ ने अपनी नजरें थोड़ी नीचे की और उसकी घनी पलकें तेजी से झपकने लगी। मैंने विस्टेरिया के फूल के नीचे जाने की बात इसलिए कही थी क्योंकि तुमने भी तो मुझे विस्टेरिया के फूल के नीचे ही प्रपोज किया था ना? बाद में तुमने उत्साह में आकर पूरे आंगन में वही फूल उगा दिए थे। तुम इतने बड़े जलकुकरे हो कि जिंदगी भर तुम्हें बस ली यिफान के प्रपोजल वाली वही बकवास बात याद रही, है ना? मेरा पूरा सिर चकराने लगा। सच में, जब मैंने उस समय प्रपोज किया था तो मैंने जानबूझकर विस्टेरिया के फूलों वाला पार्क चुना था, लेकिन मुझे लगा था कि उसे ये पसंद है। मैं तो बस उसकी नकल करके प्रपोजल के सफल होने की संभावना बढ़ाना चाहता था। लेकिन इतने सालों तक तुम्हारा रवैया मेरे प्रति बहुत ठंडा रहा। ये सुनते ही सू चिंगलुओ ने तेजी से सिर उठाकर मुझे घूर कर देखा। बस उसकी आंखों में नफरत या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी झेंप और खीज थी जिसे बयां नहीं किया जा सकता। उसने उखड़े हुए लहजे में कहा, ठंडा रवैया? इतना ठंडा कि मैंने तुम्हारे 2 बच्चे पैदा किए और हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी कम नहीं बने। जैसे ही उसने ये बात कही, मुझे धुंधली सी आवाज में आसपास के लोगों के सांस खींचने की आवाजें सुनाई दी। अगले ही पल मेरे सास-ससुर और मेरे माता-पिता बगल की इमारत से दौड़ते हुए बाहर निकल आए। इस बार हमेशा शांत और शालीन रहने वाले मेरे सास-ससुर अपना सारा संयम खो बैठे। वे अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाकर हाथ में छड़ी थामे खड़े थे, जबकि मेरे माता-पिता पीछे से उन्हें किसी तरह रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मेरी शालीन सास भी पूरी तरह गुस्से में थी और चिल्ला रही थी, सुपरिवार के नालायक लड़के, तुम्हें आज सब सच-सच बताना होगा। तुम दोनों एक साथ कैसे सो गए? चिंगलुओ ने तुम्हारे बच्चे को जन्म कब दिया? ये सब कब हुआ? मैंने एक गहरी सांस ली और लगा कि आज तो मेरा अंत तय है, लेकिन तभी मेरी नजर सू चिंगलुओ पर पड़ी। वह दबे पाव हंस रही थी और अपनी जीभ निकालकर बड़ी नटखट अदा से इशारा कर रही थी, जैसे कह रही हो, ये तुम्हारी बोई हुई फसल है, अब खुद ही काटो। मैं भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया और दौड़कर नीचे गया। मैंने उसे एक बार फिर कसकर अपने गले से लगा लिया। लंबे समय से सीने में जो खालीपन था, वो अचानक भर गया। अरे सुनो ना मेरी जान, पिछले जन्म में शायद हम साथ में कम सो पाए थे, तो चलो इस जन्म में इसे पूरा करते हैं। और जब ये जिंदगी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचेगी, तो मैं तुम्हारे साथ उन नीले फूलों की छाव में हमेशा के लिए सोना पसंद करूंगा। तुम्हारे वीडियो सच में बहुत प्यारे होते हैं। अगली बार जब भी वे मेरी स्क्रीन पर आएंगे, मैं तुम्हें सिक्के जरूर दूंगा। नहीं, 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 बियू, अच्छा हुआ तुमने सिक्के नहीं दिए। अगर दे दिए होते, तो मैंने तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी होती। तो क्या अब मैं लॉग आउट कर दूं? हम फिर मिलेंगे ना, बियू? जब हम अगली बार मिलें, तो तुम्हें बहुत खुश रहना होगा, ठीक है ना? बियू, तुम्हें लाइक करना होगा, तुम्हें सिक्के देने होंगे, ठीक है ना? लाइक करो, सिक्के दो और अगला वीडियो देखो। अब तुम
हारा बिलिबिली अकाउंट कभी मेरे वीडियो नहीं दिखाएगा। पर कोई बात नहीं, तुम्हें दूसरों को सिक्के देने होंगे। बीयू बीयू बीयू, तुम हर बार मुझे संभाल लेते हो, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? बीयू, तुम्हारा ये कब्जे वाला प्यार।